नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आखिरकार संदेश खाली का खलनायक, जी हां, संदेश खाली का खलनायक सीबीआई के शिकंजे में आ ही गया। मैं आखिरकार और आ ही गया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने हर संभव कोशिश की कि संदेश खाली का खलनायक शेख शाहजहां सीबीआई के हत्थे न चढ़ने पाए। बाकायदा हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को पूछताछ के लिए और इन मामलों में जांच को आगे बढ़ाने के लिए शेख शाहजहां को उसने जो महिलाओं के साथ किया उस मामले को तह तक जाने के लिए, उसने जो राशन घोटाला किया, उसने जो 40 से ज्यादा उसके ऊपर मामले चल रहे हैं, लगातार वो जो जमीनें गरीबों की हड़प रहा था, उस सारे मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि इन सारे मामलों की तह तक जाना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इन मामलों को देखना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, शेख शाहजहां पर ममता लुटा रही थी। शेख शाहजहां को बचाने की हर संभव कोशिश हुई। जब शेख शाहजहां ने ईडी की टीम पर हमला किया था, उसके बाद 55 दिन तक वो फरार रहा, 55 दिन तक वो छुपा रहा, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बाद में जब अदालत ने इंटरवीन किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पकड़ा। लेकिन पकड़ा भी तो क्या पकड़ा, जिस पकड़ने के बाद जिस अकड़ के साथ वो पुलिस की कस्टडी में चल रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि उसकी अकड़ गई नहीं है। उसकी ठसक जो है वो बंगाल में लगातार बनी हुई है। और उसको लगता था, और उसको अब भी लगता होगा, कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस उसकी जेब में है, इसलिए वो ठसक के साथ चल रहा था। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए, तो इसमें अड़ंगे लगाए गए। पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की सरकार 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ताकि शेख की कस्टडी सीबीआई को ना मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नहीं की और आखिरकार आज शाम को 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप देना था। लेकिन देर शाम हो गई, देर शाम तक शेख शाहजहां की कस्टडी नहीं दी गई। पर आखिरकार ममता दीदी की सरकार को झुकना पड़ा और शेख शाहजहां को सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश नहीं हुआ तो शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपना पड़ा। अब सवाल यह है, शिकंजे में शेख शाहजहां है, आखिर कौन से वो राजपाश हैं, कौन सी वो पर्दादारी है, कौन से वो राज हैं पश्चिम बंगाल के ममता दीदी के, जिनको बचाने के लिए शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की जा रही थी। और अब तो शेख शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या इसके बाद वो कौन से राज उगलने वाला है, इस पर अब देश की निगाहें रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल में उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित 5 महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने अपनी जनसभा में ममता दीदी की सरकार पर हमला बोला और यह कहा कि ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने 5 संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और उनकी जो हॉरर स्टोरी थी वो जो सामने आई है वो सुनेंगे आप तो आपका दिल दहल जाएगा। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनको उनके घर से उठा के ले जाया जाता था, उनके परिवार की मौजूदगी में, पिता और पति की मौजूदगी में उनको उठा के ले जाया जाता था और उसके बाद टीएमसी के दफ्तरों में या शेख शाहजहां के अड्डों पर उनका शारीरिक शोषण होता था। घंटों घंटों, कई दिन तक होता था और पुलिस इन पीड़ित महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं करती थी। आखिर ऐसे खलनायक को ममता दीदी और पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों बचा रही थी? कौन सा राज है जिसके खुलने का डर है? इन तमाम मुद्दों पर आज 2 टूक में चर्चा होगी, 2 टूक बहस होगी। लेकिन उससे पहले आइए जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने वहां क्या मुद्दा उठाया, किस तरह से उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया और ममता दीदी ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा। सुनिए जरा।
टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता। Sheikh Shahjahan is a criminal, is a murderer, is a rapist. Why is Mamata Banerjee trying to protect Sheikh Shahjahan? नारी लोगों का रक्षा नहीं दे पाया ममता बनर्जी ने, शेख शाहजहां को सुरक्षा दे रहा है। ममता बनर्जी सरकार को धिक्कार जनाई तुष्टिकरण का राजनीति के लिए शेख शाहजहां के पास है, लेकिन संदेश खालिका महिला के पास नहीं है। सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस की। तो इसलिए जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसको खिलाफ। आज देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। तो टीएमसी कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट होगी। संदेश खाली के खलनायक को आखिर क्यों ममता दीदी बचा रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ चुकी हैं, टीएमसी की वो समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ योगिता भायना जुड़ी हैं, वो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता। शुरुआत में सोफिया खान आपसे कर रहा हूँ। सोफिया खान, आखिर इस शेख शाहजहां में ऐसा क्या है कि उसको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे के अंदर पहुंच गई? शेख शाहजहां ने कुछ नहीं अपने बचाव में किया, लेकिन उसको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीबीआई की टीम कल भी घंटों इंतजार करती रही, आज भी घंटों इंतजार किया, और जब कुछ रास्ता नहीं बचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था, तब जाकर के जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस शेख शाहजहां को सुपुर्द किया। आखिर उसमें ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कि शेख शाहजहां कटघरे के पीछे है। स्टे ऑर्डर था, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, इस वजह से वो कटघरे के पीछे नहीं था। लेकिन जैसे ही स्टे ऑर्डर हटा, 72 घंटे के अंदर अंदर इसी कोलकाता पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने
शेख शाहजहां को कटघरे के पीछे कर दिया। सवाल यह आता है कि शेख शाहजहां जो निजी तौर पर एक दोषी हैं, वो कोई विधायक नहीं है टीएमसी के, वो कोई सांसद नहीं है। टीएमसी देखिए, बंगाल में 90% से ज्यादा लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं। उसमें से अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर एक अपराध कर देता है, बहुत ही घिनौना अपराध किया है उन्होंने, और उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो दोषी हैं तो मैं उसकी जितने भी टीएमसी के समर्थक हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये हो भी रहा है। उनको कटघरे के पीछे डाल दिया गया है कि सीबीआई नहीं हुआ, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया। तो मुझे लगता है ये केवल एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितना जितना ज्यादा हल्ला बोल कर रहे हैं ये भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि वो वही लोग हैं जो मणिपुर की महिलाओं को जब नग्न अवस्था में रेप किया गया था पैरेड करा के, ये चुप रहे। स्मृति ईरानी जो महिला मंत्री हैं वो चुप रही। जितनी भी भाजपा की प्रवक्ता जो यहाँ पर कई दिनों से डिबेट जो कर रही हैं वो चुप नहीं रही, बल्कि बिल्कुल सन्नाटा मौन व्रत किया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों का जो टारगेटेड, जिसको हम कहते हैं कि जहां पर भी भाजपा का शासन नहीं है, हम कह सकते हैं, खासकर अगर हम बंगाल की बात करें जहां पर तीसरी बार एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, मैं गिनाऊंगी अभी क्या क्या कर रही हैं। वो कन्याश्री दे रही हैं, वो रूपोश्री दे रही हैं। और मैं ये भी याद दिला दूं कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले 4 सांसदों में से 3 सांसद राज्यसभा के लिए महिलाओं को ही चुन के भेजा गया। कन्याश्री, जिसके लिए हम लोगों को अवार्ड मिला, कन्याश्री के लिए यूएन अवार्ड मिला, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, ये मैं नहीं कह रही, ये आंकड़े कह रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी। बंगाल कंपैरेटिवली, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल 0 रेट क्राइम है, कंपैरेटिवली यहाँ पर जो क्राइम है वो कम है महिलाओं को लेके। बाकी अगर संदेश खाली में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो दुख की बात तब होती जब शेख शाहजहां कटघरे के पीछे नहीं होते, लेकिन शेख शाहजहां जो है कटघरे के पीछे हैं। सोफिया खान, अब किस बात की तकलीफ है? देखिए बात अगर सुनिए सोफिया खान जी, सुनिए मेरी बात। आपको मैंने बिल्कुल बिना रुके बोलने का मौका दिया। मैं बिल्कुल चाहता हूं इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस हो, और आप भी अपनी बात रखिए, और बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई, वो भी अपनी बात रखेंगी। लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें। पहले तो मैं आपको अपनी ओर से जो है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। कम से कम आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि संदेश खाली में घिनौना अपराध हुआ, उसके लिए शुक्रिया आपको, सबके तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक महिला हैं, आपने कम से कम यह स्वीकारा कि संदेश खाली में एक घिनौना अपराध हुआ। बड़ी बात यह है कि आप तो कम से कम टीएमसी समर्थक हैं, टीएमसी के साथ आप जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद आप कह रही हैं घिनौना अपराध हुआ। लेकिन हैरानी तो मुझे ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो हिम्मत नहीं कर पा रही है कि संदेश खाली में घिनौना अपराध हुआ। हैरानी मुझे ये, अखिलेश यादव घिनौना अपराध हुआ संदेश खाली में, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जया भादुड़ी स्वीकार नहीं कर पा रही है। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट मैं आपको नहीं, रुकिए एक मिनट सोफिया जी एक मिनट रुकिए, मैं आपको दोबारा बोलने का मौका दूंगा। मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका जब तक आप बोल रही थी, और मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि पूरा इंडिया अलायंस में सन्नाटा है, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं पूरे देश की ओर से। आपने कहा संदेश खाली में जो है वो घिनौना अपराध हुआ। अब ठीक है, ये आपने स्वीकार किया, तो अब दूसरे मुद्दों पे जरूर डिबेट होनी चाहिए। जो आपने कहा कि भाई सीबीआई ने जो है वो देने की जरूरत क्या है, या आपने कहा कि भाई पकड़ लिया था पुलिस ने और उसके बाद उसको कोई बचा नहीं रहा था, ये सब मुद्दे जो हैं, या जो आपने मणिपुर को लेकर सवाल उठाए, उन सब पे मैं आऊंगा, उन सब पे डिबेट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए। प्रणाम अशोक जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो सोफिया जी एक अकेली हैं जो टीएमसी की तरफ से बोल रही हैं और मानने को तैयार हैं कि कुछ गलत हुआ, तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं जितने डिबेट्स में बैठी हूँ, जितने पुरुष आपकी पार्टी से आए हैं, जितनी महिलाएं आई हैं, कोई मानने को तैयार नहीं गलत हुआ। क्लीन चिट दे दी है, इन्वेस्टिगेशन करे बिना क्लीन चिट दे दी है। केवल आपके प्रवक्ताओं ने नहीं, आपकी मुख्यमंत्री ममता दीदी ने भी क्लीन चिट दे दी है। आप बहुत गर्व के साथ कहती हैं कि आज शेख शाहजहां सलाखों के पीछे है। मैं आपको बताती हूँ सलाखों के पीछे क्यों है। जिस दिन कोर्ट से स्टे ऑर्डर
और पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को ये चिंता हुई कि शेख शाहजहां को सीबीआई ले जाएगी, उन्होंने उसको उसकी हाइडिंग से निकाला और उसको गिरफ्तार किया। ये पूरा ड्रामा था, ये पूरा तमाशा था। इसका मतलब ये नहीं है संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिला। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा, चारू जी एक मिनट रोक रहा हूं, चारू जी एक मिनट रोक रहा हूं। आप जो बात कह रही हैं, क्या वो पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रही हैं कि आपका ये सिर्फ आरोप है कि भाई उसको बचा के रखा था हाइड आउट से निकाल के? हाँ, अशोक जी, मैं आपको बताती हूँ मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये केवल आरोप नहीं है। उसके बाद उसी उच्च न्यायालय ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सौंप दीजिए शेख शाहजहां को सीबीआई को। समय दिया गया था, सौंपने को कहा गया था। आपको पता है पश्चिम बंगाल ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट आई ममता दीदी और कहा कि हम इसको नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी बात नहीं सुनी, कहा आज 4 बजे तक उसकी गिराफत सीबीआई के पास होनी चाहिए। उसके बावजूद शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल की पुलिस, ममता दीदी और टीएमसी के लोगों ने बचाकर रखा है। क्यों बचाकर रखा है मुझे बताइए, क्या इसकी वजह है मुझे बताइए। वो आरोपी है तो उसको सौंप दीजिए, सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। ये दिखाता है आप उसको अभी भी बचाते घूम रहे हैं हर एक आरोप के बाद कि केवल लैंड ग्रैबिंग के केस नहीं है, केवल ड्रग पेडलिंग के केस नहीं है, उसके ऊपर केवल ये केसेस नहीं है कि महिलाओं का शोषण लगातार वो इंसान अपने साथियों के साथ करता रहा है, उसके ऊपर ये भी केस है कि उसने पुलिस को बोला कि जो महिला आज बोलने की हिम्मत करती है जाइए उसको चुप कराइए। ये सारी बातें सच है अशोक जी, और इसीलिए इसको बचाया जा रहा है। मैं एक कदम आगे जाकर ये भी कहना चाहती हूँ, ये भी कहानी का अंत नहीं है। ममता दीदी अगर खड़े होके किसी इंसान का इतना बचाव कर रही हैं, तो मैं घबरा रही हूं ये सोच के कि इसकी क्या असलियत निकल कर आएगी हमारे सामने। ओके, चारू प्रज्ञा, आपने जो कहा, मैं अभी अशोक जी और योगिता जी आप रुकिएगा 1 मिनट, मैं सोफिया जी से ही जवाब लेना चाह रहा हूं क्योंकि मैं गंभीरता से इस पर डिबेट करूंगा और मुझे बाकी किसी भी चीज़ से परहेज नहीं है। सोफिया जी ने जो सवाल उठाया, चारू प्रज्ञा जी, वो सवाल भी आपके सामने होगा कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं उस पर आपको बोलने अच्छा, मैं दूंगा मणिपुर का जवाब दे दूं क्योंकि घूम घूम के यही बात बोलते हैं। मणिपुर में जो प्रदेश की सरकार है वो किसी आरोपी का बचाव नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में आरोपी के सामने खड़ी हो गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिलाओं के खिलाफ। ओके, मैं मणिपुर पर, मुझे मालूम है अभी बृजभूषण जी हाथरस का भी शायद मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद जो है अशोक जी जो है, फिर उसके बाद बृजभूषण, सब मुद्दों पर मुझे किसी मुद्दे से कोई एतराज नहीं है। सबको सब मुद्दे उठाने चाहिए। मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सब पार्टियां उठाएं, बड़ी अच्छी बात है। राजनीति से इतर उठाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोफिया जी, एक फैक्ट जो है, जो हमने अभी देखा, मैं उस पर जाता हूं, एक फैक्चुअल जवाब चाहता हूं उस पर, फिर मैं बाकी मेहमानों को इस डिबेट में लूंगा। सवाल यह है कि सीबीआई को सुपुर्द करने के लिए ऐसी क्या बात थी कि सीबीआई को सुपुर्द करने के लिए इतना नाटक किया गया? पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे के अंदर, उसके बाद जो है आज भी जो है इतने घंटे इंतजार करवाया पड़ा। अगर हाई कोर्ट ने कहा उसको भाई सीबीआई को सौंप दे, तो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। क्या वजह है कि इस मुद्दे पर इतनी टाल मटोल हुई? देखिए, पूरा संदेश खाली जो मैं जिस एंगल से देखती हूँ, ये पूरा एक राजनीतिक रंग से रंगा हुआ है। सबसे पहले इन लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि शेख शाहजहां कहाँ है। शेख शाहजहां जब मिल गए तो शेख शाहजहां कटघरे के पीछे हैं। उसके बाद इनको ये देखिए, स्टे ऑर्डर शेख शाहजहां का इन्होंने ही कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर लगने में भी कोई षड्यंत्र था। ये खुद नहीं चाहते थे कि शेख शाहजहां कटघरे के पीछे जाए, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो मुद्दा है वो लंबा चलता रहे। लेकिन जब इनकी राजनीति फ्लॉप होती नजर आई, शेख शाहजहां कटघरे, जैसे ही स्टे ऑर्डर हटा, शेख शाहजहां को कटघरे के पीछे डाल दिया गया। चारू जी एक मिनट सुनिए, सोफिया जी और ईडी तो केंद्र में थे। सोफिया जी एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, सोफिया जी मुझे बोलने, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूँ। सुनिए, मैं आप ही को बोलने दूंगा, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूँ। मैंने चारू जी को रोका, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्चुअल डिबेट चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब आपने फिर आप इतिहास में चली गई, इन्होंने ऐसा किया, आपने राजनीतिक आरोप लगाए। मैं सीधा एक बात पूछ रहा हूं, अगर कल ही अगर शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता तो शायद आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। और पश्चिम बंगाल सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट ना भागती, टाल मटोल ना करती, तो शायद आज ये डिबेट ही ना हो रही थी और ये शायद आरोप नहीं लगता कि भाई आप लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी सवाल का फैक्चुअल जवाब मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगा। जी
देखिए सवाल उठेंगे, सवाल का जवाब अगर देना है तो कई सवाल हमारे अंदर भी है, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो कर्मी हैं, कि अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए कि शेख शाहजहां आज भी शेख ब्रिजभूषण सिंह आज भी सांसद में बैठ रहे हैं, वो भी सीना चौड़ा करके। मुझे लगता है चारू जी को उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए कि आज हमारी महिला पहलवान जो बहुत महीनों सुनिए सोफिया जी, अब आप सुनिए, मैंने बड़ा सुनिए नहीं सोफिया जी, मैंने बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा, मैंने बड़ा फैक्चुअल सुनिए आप, मैंने सोफिया जी मैंने बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा और मैंने कहा मुझे किसी मुद्दे पर एतराज नहीं, आप उठाइए, लेकिन जब मैं फैक्चुअल सवाल का एक फैक्चुअल जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आप फिर चली गई उस तरफ जहां पर राजनीति है, तो आपको वहां पर जाने का अधिकार है। लेकिन मैं सुनिए मेरी बात, नहीं सोफिया खान जी सुनिए, आपको राजनीति करने का, सुनिए मैंने आपको राजनीति करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यही है, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट चारू जी, दुर्भाग्य की बात यही है कि इस देश में महिलाओं के मुद्दे पर सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते, राजनीति करने के लिए जो मुद्दे सबके पास होते हैं। तो आपको मैंने शुरू में बधाई दी, लेकिन अभी मैं इस बात की आपके लिए आपकी आलोचना भी करूंगा कि आपने जो है एक स्पष्ट सवाल जो ये साफ दिखा रहा है, जो घटनाक्रम, सुनिए मेरी बात, जो पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है, जो पूरा घटनाक्रम नहीं छोड़ दीजिए ना, जो पूरा, एक मिनट, जो पूरा, सोफिया जी एक मिनट, लगातार सोफिया जी लगातार बोलने से कोई आपका पॉइंट प्रूव नहीं हो जाता। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं जहां पर आपको यह आरोप लग रहे हैं कि आपने शेख शाहजहां को वहां पश्चिम बंगाल सरकार ने बचाने की कोशिश की, मैं उसका जवाब चाहता था और मैं समझ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और उसके बाद जो है मैं आपको दोबारा मौका दूंगा जो तमाम सवाल आपने उठाए, और मैं चारू जी से भी दोबारा सवाल पूछूंगा जो आपने सवाल उठाए। लेकिन योगिता भाईना, इस सवाल का जवाब जो है किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिर कुछ तो बात होगी, कुछ तो पर्दादारी होगी, कुछ तो राज होगा। शेख शाहजहां को आखिर सीबीआई के हवाले करने में क्या परेशानी हो सकती है? अशोक जी, मुझे तो नहीं पता ये बाकी लोग किस बिना पर उसको डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पर सोफिया जी डिफेंड कर रही हैं और उसको राजनीति कह रही है कि कलर है। मैं तो वहां गई हूँ संदेश खाली में, हाँ मुझे, और मैं तो महिलाओं से मिली हूँ और अच्छा एक मिनट योगिता भाई ना, एक मिनट, मुझे याद आया, मुझे जानकारी मिली थी आप वहां गई थी और आपको डीजीपी ने बड़ा उल्टा से सीधा जवाब दिया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा इंसिडेंट, लेकिन आप जरूर वो शेयर कीजिए। जी, जब मैंने उनको पूछा, क्योंकि मैं जब महिलाओं से मिली, जब मुझे उन्होंने बताया कि किस तरह से और टीएमसी के दफ्तर के अंदर ये शोषण हो रहा था, तो इसमें अगर सोफिया जी कुछ बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे वो महिलाएं, क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं, क्या वो वेस्ट बंगाल की महिलाएं नहीं है, क्या वो इतनी सारी महिलाएं झूठ बोल रही है? तो मान लीजिए इनकी बात की डिफेंड करेंगे पॉलिटिकल कलर है, चलिए पॉलिटिकल कलर की वजह से दबाव बना तो वो पकड़ा गया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बचाने के लिए, तो आप कह क्यों रही हैं कि हमने पकड़ लिया 72 घंटे के अंदर? वो इतने सालों से शोषण कर रहा था और एक अपराध, एक संगीन अपराध बोल के आप बेइज्जती कर रही हैं महिलाओं की। वो एक संगीन अपराध नहीं है, सीरीज ऑफ संगीन अपराध है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों। तो आप क्या बोल रही हैं एक संगीन अपराध करके 72 घंटे में पकड़ा गया? एक नहीं, हजारों संगीन अपराध करके सालों में पकड़ा गया, और वो भी दबाव के बाद, जिसको आप पॉलिटिकल कलर कह रही हैं। दूसरी बात, जब हमने डीजीपी से पूछा, बात की, तो उन्होंने बोला हम पकड़ लेंगे, ये हमारा ड्यूटी नहीं है, ईडी का काम है। जब उनसे सवाल मैंने ये पूछा कि मतलब क्यों नहीं पकड़ेंगे, तो बिल्कुल इतना इरिटेट हुए कि एज इफ उन पे कोई दबाव है, और इतना उन पे दिख रहा था उनकी शक्ल पे कि वो उन्हीं की मैं तो बोलूंगी कि उन्हीं की संरक्षण में था वो, और उन्हें उसको बाहर लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ आज आपके चैनल पे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ना, मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, मतलब मैं हर तरफ से सवाल उठाती हूँ। हाथरस भी मैं गई थी और मैं रेसलर्स के साथ भी प्रोटेस्ट में बैठी हूँ, तो मुझसे अगर ये बोल दें कि मैं बायस्ड हूँ, मैंने जो देखा मैंने वही आपके चैनल पे बोला। जी, तो आपने ये देखा गुंडागर्दी है वहां पर, गुंडागर्दी है वहाँ। योगिता भाईना कह रही हैं जो वहाँ पर होकर आई और कह रही हैं गुंडागर्दी है। दूसरी बात, उन्होंने डीजीपी से बात की और उनको ये बात ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ की जो पुलिस है वो इसको बचाने की, शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है। अशोक यादव जी, ये घटना गंभीर है, गंभीर मामला है आज ये। तो सवाल मैं फिर पूछ रहा हूँ कि मैं बार बार, मुझे हैरानी होती है कि इंडिया अलायंस के नेताओं की इस पर जो चुप्पी है। आज तो सोफिया जी ने भी मान लिया, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को, जया भादुड़ी जी को,
मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को और जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को, इन सब पे बोलना चाहिए। और मुझे लगता है इंडिया अलायंस को अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजनी चाहिए संदेशखाली में। आप लोगों ने मणिपुर में इतने सक्रिय थे, हाथरस में आप लोग सक्रिय थे, तो संदेशखाली में भी सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है आप लोगों की? देखिए अशोक जी, हम लोगों का स्पष्ट मानना कि अगर वहां पे इस तरह का कोई घटना घटी है जिस तरह की टीवी चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो भी न्याय संगत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात अभी जांच चल रही वहां पे, और कोई भी राजनीतिक दल किसी को ये नहीं कर सकता कि नहीं वो दोषी है, वो पकड़े गए हैं, ऐसे है वैसे है। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं होता है जांच के कि कौन दोषी है, कितने लोग दोषी हैं, और ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है कहीं पॉलिटिकल, ये सारी बातों की जांच हो रही है। अच्छा, रह गई बात, ये 1973 में एक मूवी आई थी। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे ना इसी बात पे बड़ा एतराज होता है, क्योंकि कई पत्रकार, और आज आप भी वही तर्क दे रहे हैं, कई पत्रकार कई सब तर्क देते हैं कि हाँ अगर इसमें जांच होगी, कुछ पता चलेगा तो हम करेंगे। तो आपने क्या बृजभूषण शरण सिंह के मामले में जांच कर ली थी? और मैं बार बार पूछता हूं कि जो लोग ये कहते हैं उन्होंने अपने घर में क्या कंगारू कोर्ट बैठा रखी है? आपके घर में कोई जज साहब बैठे हैं कि आप हर मामला ले जाते हैं? अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह क्या करना चाहिए? अखिलेश जी के पास जाते हैं, अखिलेश जी के घर में एक जज बैठा है, वो कह रहा है बृजभूषण शरण सिंह ओके, बृजभूषण शरण सिंह अपराध किया, रगड़ दो आपके पास। और संदेशखाली में नहीं, शेख शाहजहां का अभी साबित नहीं हुआ, आपके जज साहब ने क्लियरेंस नहीं दी। या ये कौन से जज साहब हैं जो आपके घरों में बैठे रहते हैं, जो आपको क्लियरेंस देते हैं किस मामले पे बोलना है, किस मामले पे नहीं बोलना? उन जज साहब का नाम जरा आज सार्वजनिक कीजिए देश के सामने। मैं बता रहा हूं, देखिए अशोक जी, मैंने डिफेंड नहीं किया किसी को, मैं यही कह रहा हूं कि उस घटना में चाहे वो शेख शाहजहां हो या उनके साथ जो भी उनके एलाई हो, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की घटना और कहीं देश में हो रही है तो उसके खिलाफ भी मुखरता से सवाल खड़े होने चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं होने चाहिए? मैं बोल रहा था, बिल्कुल क्यों नहीं होने चाहिए? हर घटना में मुखरता से। हाँ, मैं आ रहा हूँ चारू जी, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी, देखिए मैं बोलने जा रहा था कि 1973 में एक मूवी आई थी, उसमें एक गाना की लाइन थी, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये चेहरे पे चेहरे अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री अगर लगाएंगे तो कैसे देश के साथ न्याय हो? अगर एक सांसद को अगर वो प्रोटेक्ट करेंगे, आखिरी सीमा तक जाके बचाएंगे, वहां उनका चेहरा रोने वाला नहीं था जब देश की आन बान शान की प्रतीक, देश की पहलवान बेटियों का लगातार देश से लेकर के विदेश तक यौन शोषण करता रहा उनका सांसद, और बेशर्मी से पूरी मोदी सरकार उसको बचाती रही। सर आपके जज साहब ने अखिलेश, सुनिए अशोक यादव जी, वो अखिलेश जी के जज साहब ने बता दिया था कि वो मामला सही है, क्योंकि अभी आपने संदेशखाली को लेकर कहा अगर मगर अगर हुआ और अगर साबित हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अखिलेश जी के जज साहब ने वो पहलवानों वाला मामला सुन लिया, उसकी सुनवाई हो गई, फैसला आ गया अखिलेश जी के जज साहब का। देखिए मैं बता रहा हूं, क्या इस देश में अगर वहां संदेशखाली की बात में मैं फिर से जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं सर, मैं फिर वही कह रहा हूं सर, अशोक जी आप अगर मगर इतने संदेशखाली में लगा रहे हैं, उससे लगता है कि आपके जज साहब ने मामला क्लियर नहीं किया। फिर मैं पूछ रहा हूं, बृजभूषण शरण सिंह का मामला आपके जज साहब ने, कौन से जज साहब है जरा आज देश को बताइए। मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से संदेशखाली में महिलाओं के बयान पर, सुन लीजिए, जिस तरह से संदेशखाली में महिलाओं के बयान पर पूरी मोदी सरकार, सीबीआई, ईडी, सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई। क्या देश की पहलवान बेटियों की जो लगातार चीख के बयान दे रही थी, उनके बयान पे क्या मोदी सरकार सक्रिय हुई थी? ओके, आपका अच्छा सवाल है। एक मिनट पहलवान बेटियों के बयान पे अशोक जी आपका अच्छा सवाल है। सुनिए अशोक जी आपका अच्छा सवाल है, सिर्फ एक सवाल का जवाब, फिर मैं इस सवाल का जवाब लेने के लिए चारू जी के पास जाऊंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने पहलवानों का बयान मान लिया और आप लोगों ने अपनी टीम भेज दी, नेताओं को भेज दिया। संदेशखाली की महिलाएं जब कैमरे के सामने मुंह छुपा के रोती भी बोल रही थी, तो आपको उन महिलाओं के बयान नहीं सुनाई दिए? आपको, प्रियंका गांधी वाड्रा को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, जया भादुड़ी जी को, इन सबको उनके बयान नहीं सुनाई दिए? बिल्कुल सुनाई दिए। हमारी पूरी सहानुभूति है, सहानुभूति, सिर्फ सहानुभूति, घर बैठ के सहानुभूति। अशोक जी हमारी पूरी सहानुभूति उन महिलाओं के साथ है जो घर बैठ के सहानुभूति, घर बैठ के सहानुभूति। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि उनके ऐसे सुनिए, अरे अशोक जी इस तरह की सहानुभूति ना किसी केस में नहीं चाहिए होती है महिलाओं को। महिलाओं के लिए अगर आवाज उठाने की हिम्मत है तो मैदान में उतरिए, उनके लिए आवाज उठाइए।
और मैं आप लोगों को इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन यहां पे मोर्चा खोलने में आपको जो है शर्मिंदा हो जाते हैं? यहां मोर्चा खोलने में आपकी कौन सा लप्पो झप्पो चल रही है उस जो है शेख शाहजहां से? ये शेख शाहजहां से आपकी कौन सी लप्पो झप्पो है कि आपको जो है शेख शाहजहां के खिलाफ मुंह खोलने में इतना सोचना पड़ रहा है? अखिलेश जी को शेख शाहजहां से क्या मसला है? अखिलेश जी को कौन सी परेशानी है? प्रियंका जी को कौन सी परेशानी है? जो है राहुल गांधी को कौन सी परेशानी है? मैं आज तक नहीं समझ पा रहा। लेकिन रुकिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। चारू जी, आप लोग जितना सक्रिय संदेश खाली में दिखते हैं उतने सक्रिय आप बाकी मसलों पर क्यों नहीं हुए? तब आप लोगों ने क्यों नहीं बोला मणिपुर के मसले पर और जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के मसले पर आपने क्यों नहीं बोला? कितना सेलेक्टिव और कन्वीनियंट स्टैंड इन विपक्ष के नेताओं ने उठा रखा है अशोक जी। आपको मालूम है, क्योंकि मैं आपके डिबेट्स पर आई हूं, योगिता भयाना जी आपके शो पर है, उनको मालूम है, मैंने एक बार भी मणिपुर के मसले में किसी को डिफेंड नहीं किया। मैंने बोला महिलाओं के साथ गलत हुआ है, जिसने गलत किया उसको जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाए, वो भी कम है। तो मैं तो अपनी बात कभी भी हल्के में रखती नहीं। जहां पर रेसलर्स की बारी आती है, इन्हें ये भी मालूम है ये रेसलर्स वो है जिन्होंने चलो देश का नाम रोशन किया, तो ये तो मानते हैं कि उनकी आवाज बुलंद है। वो बुलंद महिलाएं जब आवाज उठा रही थी उसके बावजूद एफआईआर करने को तैयार नहीं थी। यहां पर जो महिलाएं घूंघट के पीछे रहती हैं, गांव में रहती हैं, कभी उन्होंने आवाज उठाने की सालों से हिम्मत नहीं करी, तब भी उन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई, तो उनकी एफआईआर लिखने वाली पुलिस नहीं थी वहां पर। ये है सच्चाई। पिछली बार भी कुछ ऐसे केस हुए थे जब पश्चिम बंगाल में एफआईआर नहीं लिखी थी वहां की पुलिस ने। महिलाओं को दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगानी पड़ी थी कि कहिए पश्चिम बंगाल की पुलिस से कि हमारी एफआईआर नोट करी जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये यहां पर कहते हैं अगर मगर, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप महिलाओं के साथ खड़े रहना चाहते हैं, आप अभी बोलिए अशोक जी के शो पर, दो टूक पर बोलिए, ममता दीदी आप हमारे अलायंस की साथी हैं, शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले अभी कर दीजिए। बोलिए, या तो आप महिलाओं के साथ हैं और आप ये लाइन बोल सकते हैं। चारू जी, शेख शाहजहां को तो खैर आप बचाया नहीं, वो अब तो कोर्ट ने कह दिया, तो अब वो कहे नहीं कहें, वो तो सीबीआई। लेकिन मुझे लगता है मुझे लगता है एक मिनट मुझे एक बात याद आई, चारू प्रज्ञा जी ने जो बोला, मुझे एक बात याद आई। मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मणिपुर के ऊपर ये ट्वीट किया था। मैंने खुद उसको रीट्वीट किया था इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा। बीजेपी की एक महिला नेता ने रीट्वीट किया था कि मणिपुर के जो अपराधी हैं उनको गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी के ये बात मैं योगिता जी के लिए भी कहूंगी, बिल्कुल देश के कोने कोने में जाती तो है। और मुझे लगता है मैं फिर वही पूछ रहा हूं, शेख शाहजहां में आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि उसके ऊपर पूरा, सिर्फ ममता दीदी ने, पूरा इंडिया अलायंस अपनी ममता बिखेर रहा है? आखिर कुछ तो राज होगा ना। एक चीज और अशोक जी, 10 सेकंड का समय प्लीज, मैं आपसे जल्दी से, फिर मैं ब्रेक लूंगा। फिर अब ये पहले तो दो बातें इन्होंने गलत करी। इन्होंने कहा कि तुरंत 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। नहीं, छोटे लोगों को गिरफ्तार करा, 55 दिन लगे थे शेख शाहजहां को पार्टी तक से निकालने के लिए। वो भी परमानेंट नहीं निकाला है, केवल 6 साल के लिए निकाला है। तो 55 दिन में तो इनको ये लगा, 55 दिन में इनको ये लगा कि निलंबित भी करना चाहिए हमको, पहली बात। दूसरी बात, जब ये वापस से पश्चिम बंगाल में कह रहे थे कि ईडी सीबीआई दरवाजे तक भेज दी, आपको मैं बताऊं इन महिलाओं को बोलने की हिम्मत भी इसीलिए आई क्योंकि ईडी जो दरवाजे तक गई थी वो लैंड ग्रैबिंग के केस में गई थी, जमीन हड़पने के केस में गई थी। महिलाओं की परवाह नहीं थी क्योंकि किसी और को पता ही नहीं था महिलाओं का क्या होता है। जब ईडी दरवाजे पर पहुंची तब इन महिलाओं को लगा कि अरे ये भाई इतना बड़ा भी नहीं है, इसके ऊपर केस चल रहा है, हम शायद हिम्मत करके दो बात बोल सकते हैं। ये है सच्चाई। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद सोफिया जी आ रहा हूं आपके पास। एक चीज मैं यहां पर कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे महिलाओं का कोई भी मसला हो उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। लेकिन एक बात संदेश खाली के मामले में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि संदेश खाली की जो महिलाएं थी वो इतनी सशक्त नहीं थी, उनको वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी, इसलिए उनकी आवाज उठाने की जरूरत है। ये जरूरत सभी राजनीतिक पार्टियों की जो अपने आप को महिला हितैषी कहते हैं,
जो महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं, जिन्होंने मणिपुर को जोर शोर से उठाया, जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला जोर शोर से उठाया, उन सबको संदेश खाली का मसला जोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि संदेश खाली एक ऐसा मामला है जहां पर गरीब, आदिवासी, ग्रामीण महिलाएं हैं और उनकी सुनवाई वहां पे पुलिस नहीं कर रही थी। सालों साल से वो शोषण का शिकार हो रही थी। जहां पुलिस सुनवाई ना करे, कहां कम से कम वहां राजनीतिक पार्टियों को बोलना चाहिए। और इसलिए अगर बीजेपी ने बोला, भले ही बीजेपी वहां राजनीति कर रही हो, चुनाव को देखकर राजनीति कर रही हो, लेकिन कम से कम, हाँ, मैं ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम किसी ने आवाज तो उठाई, किसी ने इतनी हिम्मत तो करी कि जाकर के उन महिलाओं के लिए आवाज उठाई, उन महिलाओं की आवाज बना। ये बड़ा जरूरी है। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद, बने रहिए मेरे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा, पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो, जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां, जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल, जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं संदेश खाली का जो शेख है, अब वो CBI के
गिरफ्त में हैं। और बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार 2 दिन से लगातार उसको सीबीआई को सौंपने से इनकार कर रही थी, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। 1 घंटे के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आज भी बड़ी आनाकानी करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने सीबीआई को संदेश खाली का जो खलनायक है वो उसको सौंप दिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है शेख शाहजहां में कि ममता दीदी उस पर इतनी ममता उड़ रही थी, उसको बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ थे, उन्होंने संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और बहुत हॉरिफाइड स्टोरीज जो है वहाँ की पता चल रही है कि वहाँ पे महिलाओं को उनके पति उनके जो है पिता के सामने उनको उठा के ले जाया जाता था टीएमसी के दफ्तरों में, और साथ साथ शेख शाहजहां के अड्डों पर उनका कई दिनों तक जो है भाई उनका शारीरिक शोषण होता था। इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारूर प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ी हैं, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी की सपोर्टर हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, योगिता भायना जो है वो वुमेन एक्टिविस्ट हैं। सोफिया खान जी, आपने शुरू में ही कहा कि इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। सवाल यह कि अगर शेख शाहजहां को अगर 55 दिन में गिरफ्तार करने की चूक ना हुई होती, अगर उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया होता, अगर गिरफ्तारी के बाद वो इस अकड़ के साथ जो है पुलिस के साथ चलती, उसकी तस्वीरें नहीं आती, अगर सीबीआई को सौंपने में इतनी आनाकानी नहीं होती, और अगर संदेश खाली की महिलाओं का दर्द सामने आने के बाद ममता दीदी एक बार संदेश खाली का चक्कर लगा लेती, चलो ममता दीदी मुख्यमंत्री, उनके पास 50 काम होंगे, कम से कम वहां की सांसद नुसरत जहां जो हैं वो अपना फोटोशूट छोड़ करके, वैलेंटाइन डे की अपनी रील बनाना छोड़ करके उन महिलाओं के पास एक बार चली जाती, तो मुझे लगता है बीजेपी को इतना मौका ही नहीं मिलता। फिर तो हम सब आपकी वाहवाही कर रहे होते, हम कह रहे होते कि देखिए दीदी ने एक अपराधी को पकड़ा और किस तरह से महिलाओं के लिए आवाज उठा रही है। देखिए 55 दिन पहले जो शेख शाहजहां के ऊपर आरोप थे वो ईडी के थे। ईडी अपना काम कर रही थी। ईडी सिर्फ शेख शाहजहां के लिए नहीं आ रही है बंगाल में। 2021 के चुनाव के बाद ईडी लगभग हर एक मंत्री, सांसद, विधायक या टीएमसी के जो भी अन्य पद पे लोग हैं उनके ऊपर आना जाना कर, यहाँ तक कि हमारे जो अभिषेक बनर्जी हैं जो राष्ट्रीय सभापति हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के, उनके घर पे भी आए दिन ईडी का रेड होता रहता है और वो कोऑपरेट भी करते हैं। 10-10 घंटे उनके ऊपर सवाल जवाब होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ शेख शाहजहां को लेकर मैं बहुत देर से सुन रही थी और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। ये जो चित्र बंगाल का खींचा जा रहा है, जैसे एक बॉलीवुड मूवी होता है, उसमें एक बहुत दबंग टाइप के लोग आकर कहीं से भी किसी भी औरतों का शोषण कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे लोग बंगाल की महिलाओं के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया। मैं एक बंगाल की महिला हूं, मैं टीएमसी समर्थक हूं, नहीं हूं। सोफिया खान जी सुनिए, नहीं एक बात नहीं सुनिए सोफिया खान जी, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा, मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा, लेकिन मुझे 1 मिनट सुनिए, मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा। सुनिए, नहीं सोफिया जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं आपको सोफिया जी मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा, लेकिन मुझे एक बात पे घोर आपत्ति है। आप ये जो कह रही हैं कि दिल्ली में बैठ के कहानी, ये दिल्ली की कहानी नहीं है, ये संदेश खाली की महिलाओं ने बताया कैमरे पे आकर। और एक रिपोर्टर जब वहां पे, एक मिनट चारू जी, एक रिपोर्टर जब वहां उन महिलाओं की कहानी बता रहा था, महिलाओं से बात कर रहा था, तो उसे पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रिपोर्टिंग के दौरान पकड़ के उठा के ले जाती है। तो ये दिल्ली की कहानी नहीं है, ये संदेश खाली की कहानी है। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए चारू जी एक मिनट चारू जी एक मिनट रुकिए। अगर आप यहाँ पर रिपोर्टर की बात कर रहे हैं तो मैं रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा, मैं संदेश नहीं सोफिया जी, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अरे भैया मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। सोफिया खान जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मुझे रिपोर्टर की बात नहीं करनी है। महिलाओं की गजब है, सुरक्षित नहीं होती तो यहाँ की वोटर्स 50% वोटर्स महिलाएं हैं और उन्होंने तीसरी बार बहुमत के साथ 200 पार करके ममता बनर्जी को, अगर यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो ममता बनर्जी को तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहायता नहीं करती। रिस्पॉन्ड कीजिए। आप यहाँ पर लोगों को ओके सोफिया जी रुकिए, आप फ्रीज हो गई हैं। सोफिया जी आप फ्रीज हो गई हैं, मैं आता हूं आपको ठीक करवा, इनके जरा सोफिया जी को ठीक कर दीजिए। जी बोलिए। सोफिया जी ने खुद कहा इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं अभिषेक बैनर्जी, जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है और छापे मारने आती है। तो बताइए, बड़े नेता तो कोऑपरेट कर रहे हैं,
तो फिर ये कौन से नेता हैं जिनके दरवाजे पर ईडी आती है और एक मॉब ईडी का स्वागत करता है? 500-600 लोग खड़े हो जाते हैं ईडी के अफसरों के सामने और कहते हैं हम आप सर्च वारंट लेकर आए हैं, तब भी हम आपको शेख शाहजहां के घर का सर्च नहीं करने देंगे। उन्होंने वहां पर गुंडाई करी, मारपिटाई करी और तो और ईडी के अफसरों की गाड़ी भी टूटी, 3 अफसरों को चोट आई। तो ये तो सोच है इनकी ईडी के प्रति। तो ये कहां से बोल रहे भाई, बड़ा नेता कोऑपरेट कर रहा था तो छोटे से भी कोऑपरेट करा देती, ये मामला यहाँ तक आया ही नहीं होता। पर चारू जी एक बात है, चारू जी हैंड ओवर इसीलिए ही करने को कहा गया है क्योंकि ईडी अफसरों के ऊपर इनके कार्यकर्ताओं ने इस हद का हाथ उठाया है। चारू जी एक बात है जो उन्होंने सोफिया खान ने कहा, भाई अगर बंगाल में वास्तव में ऐसी खराब स्थिति होती महिलाओं की तो फिर 3-3 बार ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतती। जी ये बात उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको एक बात और बताती हूँ। ममता दीदी चुनाव जीतती हैं, आप संदेश खाली की भी अब सिचुएशन जानते हैं। ये बॉर्डर के पास की जगह है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 17 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स पश्चिम बंगाल के अंदर पाए गए हैं। अशोक जी ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको कोट कर रही हूँ। और 17 लाख लोग अगर इस प्रदेश में हमारे हैं ही नहीं और ममता दीदी के जीतने हारने का मार्जिन भी यही कुछ 16-17 लाख रहता है, तो आप सोचिए इसका मतलब क्या है। आप सारे दर्शक भी हमारे समझदार हैं, ये अपना अंदाजा लगा सकते हैं। सच बात ये है कि पश्चिम बंगाल में ये एक लौता ऐसा केस नहीं है। संदेश खाली ने हमारी आंखें खोल दी होंगी, लेकिन संदेश खाली के आगे पीछे इस साल भी, इस महीने में भी इतने सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो बहुत भयानक है। विकलांग लड़की का रेप हो जाता है पश्चिम बंगाल में, 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है पश्चिम बंगाल में। कॉमन फैक्टर आपको पता है क्या है? टीएमसी के नेता। हाँ वो ये बात भी थी, टीएमसी के कई नेता इस आरोप पर। लेकिन योगिता भाई ना, ये क्या वजह है कि इस तरह के मसलों पर जो है हम देख रहे हैं कि इस पे क्या आपको लग रहा है राजनीति ज्यादा हो रही है? दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि इस मसले पर जो है बाकी लोगों को बोलना चाहिए, जो लोग चुप हैं इस मसले पर, संदेश खाली के मसले पर? संदेश खाली क्योंकि एक छोटा सा मसला नहीं है, क्योंकि ये ठीक है कि महिलाएं पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी को उन्होंने 3 बार जिताया, वो ममता दीदी बड़ा भरोसा करती होंगी, लेकिन संदेश खाली भी तो एक सच है ना, तो इस पर चुप्पी क्यों? मुझे हैरानी होती है अशोक जी की संदेश खाली तो जैसा कि बताया अभी चारू ने, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वहां पर पूरे पश्चिम बंगाल का ये हाल है, पर मैं क्योंकि पूरा देश घूमती हूँ, मैं तो कहूंगी पूरे देश का भी यही हाल है। पर पश्चिम बंगाल की स्थिति, जैसा कि सोफिया जी बोल रही थी कि एक चित्र बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल फिल्मी सीन है, तो मैं बोलूंगी कि एक्चुअल में वही सीन है। गुंडा आता है, महिला को उठा के ले जाता है। और ये जो गुंडागर्दी वाला फिल्मों में हम देखते हैं ना, मैंने लिटरली पहली बार जाके किसी एक प्रदेश में महसूस किया, वो संदेश खाली था, वेस्ट बंगाल था। तो वो जो चित्र बनाया नहीं जा रहा है, वो चित्र है। वो जो फिल्में आई थिंक वहां से इंस्पायर होती होंगी। तो बहुत ही मतलब जब जोड़ने वाला स्थिति था वहां, महिलाओं की स्थिति लैंड ग्रैबिंग से शुरू था, पर हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज वाज वेरी मच देयर। तो ऐसा नहीं है कि हवा की बातें हैं, बट ओवरऑल सबको चुप्पी तोड़नी चाहिए। देश की बेटी है, पश्चिम बंगाल की बेटी की बात नहीं है, हमारे देश की, हिंदुस्तान की किसी कोने में भी, कहाँ पे भी बेटी हो, प्रदेश में डिवाइड ना किया जाए। सबको आवाज उठानी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। गलत महिलाओं के साथ अगर हो रहा है और अगर उसके कोई चुप है तो वो जिम्मेदार है, चाहे वो अखिलेश हो या कोई भी चुप हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। अगर ये चुप है तो बहुत शर्म की बात, लूब मरने की बात है। जो लोग इस मसले पर चुप हैं, ये योगिता भाई ना करिए। अशोक यादव जी, इस मसले पर कुछ नेता, मैंने इंडिया अलायंस पे सवाल उठाया, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, वृंदा करात ने उठाया, इसके अलावा सीपीएम सीपीआई के नेताओं ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि सीपीएम सीपीआई को ही दरबदर करके, उनको हरा करके ममता दीदी जीती थी, और अब सीपीएम सीपीआई चाहती है कि ममता दीदी को हरा करके वो एक बार फिर बंगाल में आए। और इंडिया अलायंस में सीपीएम और सीपीआई ममता दीदी के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सीपीएम और सीपीआई भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अभी तो आप लोगों के गठबंधन में अभी बंगाल को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है, फिर ऐसी क्या मजबूरी है? एक अगर इंडिया अलायंस जो है एक बयान जारी कर दे सामूहिक रूप से कि संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, देश में एक मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा ना, कि आप लोग महिला के हितों की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग महिला हितों के लिए हमेशा बात करते हैं, चाहे वो संदेश खाली का मसला हो, चाहे वो बीएचयू के कैंपस का मसला हो, और चाहे कुलदीप सेंगर का मसला हो। हमने कभी नहीं कहा कि संदेश खाली में जो हो रहा है
वो चीज मतलब वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। इस बात हम लोगों ने हमेशा कहा कि वो उस तरह की घटना कहीं भी होती पूरे देश में अशोक जी, उसमें सरकार को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तमाम हमारे जो है बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, कह रही कि ऐसा चित्र फिल्मों में दिखता है और तो कहीं दिखता नहीं है। मैं पूछता हूं कि ये चित्र आपको बीएचयू कैंपस में नहीं दिखा क्या? बीएचयू कैंपस में 3 लोग आते हैं भाजपा आईटी सेल के, और एक वहां पे बच्ची का किस तरह से क्या क्या करते हैं यौन शोषण, उसके बाद पुलिस पकड़ती है, उसके बाद 2 महीने सब गायब रहते हैं, जाके मध्य प्रदेश और कहां का चुनाव प्रचार करते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, दो तरफा न्याय नहीं हो सकता। अगर आपको आवाज उठानी है तो आप जिस तरह संदेश खाली के लिए आवाज उठा रही हैं, वही आवाज आपको बीएचयू के उस बहन के लिए भी होनी चाहिए, उस बेटे के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल वही आवाज अशोक जी आपकी बात का अशोक जी मैं आप ही की बात आपने अशोक जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए जो है बीजेपी को सवाल पूछे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो अभी भी बाकी सब पे पूछा, बीएचयू पे भी पूछ लेता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार, सर अखिलेश जी को ऐसी क्या मजबूरी है? और फिल्मों में सही बात है, फिल्मों में हमने तो फिल्मों में देखा था इस तरह की चीजें, जो संदेश खाली के बारे में हमने सुना, जो हमने बीएचयू के बारे में सुना, जो हमने बृजभूषण शरण सिंह का जो केस चलता है, हमने सब फिल्मों में देखा था। और हमने फिल्मों में भी देखा था कि एक नेता जो है, पार्टी का शीर्ष नेता, यह कह देता है बलात्कार पर कि लड़कों से गलती हो जाती है। यह भी हमने फिल्मों में देखा था, लेकिन असलियत में भी देख लिया हमने, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह जी जो हैं, ये सरेआम उन्होंने ओपनली कहा लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार को गलती हमने फिल्मों में देखा था कि कोई खलनायक कह देता है अरे कोई बात नहीं, मेरा लड़का है, गलती हो गई उससे। यह भी हमने फिल्मों में देखा था, यह भी हमने फिल्मों में देखा था। फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा बैलेट लूटते हुए, लेकिन आपने रियल में चंडीगढ़ में देखा ना सरकार कैसे बैलेट लूटती है। मैंने वो भी देखा, मैंने फिल्मों में मैंने ये भी देखा, फिल्मों में मैंने ये भी देखा कि एक हीरो लगातार जीतता रहता है, तो जो है जो विलन होता है, विलन बार बार उसके ऊपर आरोप लगा देता है, बार बार कह देता है नहीं ये झूठा है, ये झूठा है। फिल्मों में ये भी देखा। तो फिल्मों की कहानी तो बहुत सारी चीजें जो फिल्मों में आपने देखा, मैंने देखा, बहुत सारी फिल्मों में हमने कहानी देखी, लेकिन ये सच्चाई की जो है कहानी, मुझे लगता है संदेश खाली में महिलाएं जो हैं वो फिल्मी कहानी नहीं कह रही हैं, वो सच कह रही हैं। और फिल्मों में मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग इस पर चुप होते हैं, ये मैंने फिल्मों में देखा, लेकिन अब मैं असलियत में देख रहा हूं। और फिर मैं सवाल उठा रहा हूं कि अखिलेश यादव हों, जया भादुड़ी हों, जया भादुड़ी तो महिलाओं के हितों के ऊपर रो पड़ी थी संसद में, आज संदेश खाली पर उनको आंसू क्यों नहीं आते मुझे नहीं मालूम। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं इस पर बोलते, मुझे नहीं मालूम कि प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती हैं वो क्यों नहीं बोलती। और मुझे इसलिए बड़ी शर्मिंदगी होती है इन नेताओं को, मुझे इनकी चुप्पी जो है खल रही है, मुझे इनकी चुप्पी जो है मेरे दिल में चोट कर रही है। जैसे क्योंकि मैं हर चीज पे सवाल उठाऊंगा, मैं बीएचयू पे भी सवाल उठाऊंगा, बृजभूषण पे भी सवाल उठाऊंगा, मैं संदेश खाली पे भी सवाल उठाऊंगा, मणिपुर पे भी सवाल उठाऊंगा, लेकिन जब चुप रहेगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगा। और ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं ऐसा जरूर करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं मैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज एक और खबर जो हमको सोचने पर मजबूर कर रही है। वो खबर में क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज एक खबर आई है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी किया और ये एडवाइजरी क्या है ये भी आपको बता दूं। ये एडवाइजरी ये है, राहुल गांधी को ये एडवाइजरी जारी करके चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर और अधिक सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर अवांछित टिप्पणियों के बाद जो है खबर जो है अवांछित टिप्पणियां जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कि उसको लेकर चुनाव आयोग ने दरअसल ये एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद यह मामला चुनाव आयोग पहुंचा। सोचिए, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के निंदनीय शब्द। राहुल गांधी पहले भी कई बार भाषाई मर्यादा लांघ चुके हैं, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता भी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है राहुल गांधी कुछ समझने की तैयार नहीं। बड़ी बात क्या है, जिस दिन आयोग ने राहुल गांधी के लिए एडवाइजरी जारी की है, ठीक उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक और आपत्तिजनक बयान देते हैं। क्या कहते हैं खड़गे जी? खड़गे जी ने कहा कि मोदी की फोटो देख लो तो घर में दरिद्रता आ जाएगी। यह खड़गे जी का आज का बयान है। तो सवाल यह है कि विपक्ष तो हमेशा कहता है कि उसके पास नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं, तो फिर अगर कई मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को गालियां देकर क्या मिलता है विपक्ष को? क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी को गालियां देकर चुनाव जीत जाएगा? और इससे जनता को क्या मैसेज विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देकर? जरा सोचिएगा। चलिए अंत में एक बार फिर से आज के मुद्दे पर, आज के बहस पर चारू पगिया, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि ये सब पार्टियों में होता है। सवाल यह, राजनीति कौन करता है इस पर? राजनीति वो करते हैं अशोक जी जो अभी भी सेलेक्टिव टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनमें अभी भी ये बोलने की हिम्मत नहीं है शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए और संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिले। पर उन्होंने बीएचयू का मुद्दा उठाया। ये यही करते हैं अशोक जी, बीएचयू का मुद्दा उठाएंगे, कोई और मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आप हमारे मुंह से किसी भी गलत इंसान का बचाव नहीं सुनेंगे। भाजपा की किसी भी प्रवक्ता के मुंह से किसी भी गलत इंसान का आप बचाव नहीं सुनेंगे, लेकिन आप इनकी बातें सुन लीजिए। इतनी सेलेक्टिव, इफ, बट, लेकिन, केवल, शायद, इस तरीके के शब्दों के अलावा ये किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अभी भी चाहूंगी आपका डिबेट खत्म होने से पहले अगर ये दोनों ऑपोजिशन के प्रवक्ता ये बोल दे, ममता दीदी आप मत बचाइए ऐसे गुनाहगारों को और सौंप दीजिए सीबीआई को, मुझे खुशी होगी। मुझे लगेगा कि फिर भी सकारात्मक राजनीति ये लोग कर सकते हैं। चलिए, आज तो समय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर
इंडिया अलायंस का कोई नेता ममता दीदी को ये जो है सलाह दे और ममता दीदी को ये अपील करे कि संदेश खाली के जो खलनायक है उसको मत बचाइए और संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दीजिए। पर आज समय इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे